दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, क्योंकि हिंदी शिक्षण शास्त्र में जो हिंदी का फैक्टर लैंग्वेज फर्स्ट रहता है, लैंग्वेज सेकंड आपने चूज किया है, 30 नंबर का आता है। इसमें से आपके 15 नंबर आपके शिक्षण शास्त्र के आते हैं। ठीक है, 10 से 12 नंबर आपकी व्याकरण आ जाती है। तो दोनों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। पेडागोजी का यह 5वां प्रैक्टिस है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस अटेंड कर चुके हैं। बेल आइकन पे देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए, तो आज की वीडियो के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले क्वेश्चन था आपके लिए कि अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं था? अनुरूपी शिक्षण अनुदेशन जो है आपका अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रकार नहीं था। ठीक है, आज के जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन रहेंगे, पहला क्वेश्चन यह है कि बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, ठीक है, जो बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है? देखिए, मैं बता देता हूँ। को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सही बात है। अगर बच्चों को जो भी बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र हैं, उनको अधिक से अधिक बोलने या पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, तभी तो उनसे निजात मिल पाएगी। और के मन में भय एवं झिझक की भावना निकलनी चाहिए, यानी बच्चों के मन में जो भय एवं झिझक की भावना वो भी निकलनी चाहिए। फिर है कि को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, यानी ऐसे बच्चों की जो कठिनाई बोलने में अनुभव कर रहे हों, तो उनको क्या अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। यहाँ तो उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। क्या पूछा गया है? उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वह आपका किस प्रकार का कार्य होता है? आदेशात्मक होता है, अनुदेशात्मक होता है, नकारात्मक होता है, सैद्धांतिक होता है? तो कौन सा होता है आपका? अनुदेशात्मक। क्या होता है? अनुदेशनात्मक होता है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कैसा होता है? अनुदेशनात्मक होता है। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बात पूछा गया है कि जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है उसका आधार क्या है, नींव क्या है? ठीक है, तो उसका क्या है? निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, उसका नींव क्या है, आधार क्या है? निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो आप भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है वह कौन सी है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों के साथ कहानी सुनना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो देखिए, यहाँ पर होगा प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन होगा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने पर विविध प्रकार का अवसर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि बच्चे प्रारंभ से ही हैं, जो बच्चे होते हैं दोस्तों प्रारंभ से ही हैं। क्या है प्रारंभ से ही? एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, या आपके भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कि बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। दोस्तों, जो यहाँ पर दिया गया कि बालक के उसके वातावरण पर आधारित, यानी क्या दिया गया है? बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। तो क्या हो जाएगी? अवलोकन विधि। हर बच्चा यहाँ पे क्या है, कोई प्रयोगशाला टिक कर देता है, कोई प्रदर्शन क्लिक कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका अवलोकन विधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। हर बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन देखेगा कि उच्चारण अभ्यास कब करवाया जाता है। जो उच्चारण का अभ्यास है कब करवाया जाता है? तो वह जब अनुकरण के बाद करवाया जाता है। कब दोस्तों करवाया जाता है? अनुकरण के बाद करवाया जाता है। हेलो सर, कहाँ? एक बार नजर डालिए वीडियो पर। ठीक है, कुछ नहीं, एक कोने में बैठ जाइए, पूरा वीडियो इन तक देखिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन कम पड़े तो ऊपर प्लेलिस्ट है, आपको बेल आइकन में इसके पहले पार्ट जो है ग्रामर भी है, तो उनको जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे कि रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। जो रचना होती है उनमें शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। कैसे शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है? रचना की बात की गई है। ठीक है, तो रचना आपका अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कैसे शब्दों में? अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों? कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? निगमन विधि कहलाती है। ठीक है, जो व्याकरण शिक्षण की, क्या पूछा गया है? व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि आपकी निगमन विधि कहला जाती है।
ठीक है, हर भाई बहन ध्यान देगा, हर भाई बहन को याद हो जाएगा, क्योंकि याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल समझने की ज़रूरत है। ठीक है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है, केवल यहाँ पे समझिएगा, वाकई में आप यहाँ पे सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि श्वलीन विकास जो आर्टिस्टिक होते हैं डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है। ठीक है, श्वलीन विकास में बच्चा क्या करता है। ठीक है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में जो होता है आपका, तो उसमें क्या करता है बच्चा, उसमें क्या करता है दोस्तों, बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। क्या करता है बच्चा है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में क्या करता है, कठिनाई करता है, किसमें, श्वलीन विकास में। ठीक है, आई होप आप श्वलीन विकास मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। मान लीजिए आप अध्यापक के तौर पर नियुक्त होते हैं, ठीक है, और कक्षा 1-2 बच्चे के बच्चे 1 और 2 के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, या जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की जो शैली चित्रात्मक होगी। चलिए सभी लोग बताइए, तो सभी लोग यही अधिकतर आंसर देंगे कि जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, क्योंकि बालक जो है, बच्चा कक्षा 1 और 2 के हैं, तो अगर उनकी शैली चित्रात्मक होगी तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। जो आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है वह कैसी होनी चाहिए, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक हो, बालक को विचलित करने वाली हो, या बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली हो। तो दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए आपकी, बालक को विचलित करने वाली। ठीक है, अब देखिए कैसे यहाँ पे देखिए, बालक को विचलित करने वाली। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि क्या पूछा गया है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता दे। ठीक है, अब आप अभी आपने क्वेश्चन पे रीड नहीं किया, जो जिस तरह मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आप लोग यही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कहेंगे ये क्वेश्चन आंसर होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखा, नोटिस ना किया होगा। ठीक है, मैंने ऐसा गलती क्यों किया, आप लोग समझाने के लिए कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए हम ये पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बीच में नहीं दिया रहता ना, ये यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो हमें 1-1 नंबर तक का यहाँ पे क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, कट जाते हैं हमारे नंबर। तो दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर यह पूछा गया। देखिए, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता हो ऐसी होनी चाहिए, सुंदर तथा आकर्षक होनी चाहिए, लेकिन बालक को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए, और बालकों की रुचि बढ़ाने वाली, यानी कि कौन नहीं होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। अगर बच्चों को हम बाल साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं तो क्या लाभ मिलता है बच्चों को, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, बच्चों को विविधतापूर्वक भाषिक सामग्री पढ़ने के जो है अवसर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, सभी आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न देखेंगे कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं तो आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण या रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आपका कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्वेश्चन क्या दिया, मैं रिपीट करता हूँ कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्या सर्वाधिक अपेक्षित है, पहला, सेकंड, ये ऑप्शन है। पहला कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी जो है, कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, या कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाए, क्या होगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। किसके लिए है, ठीक है, तो किसके लिए है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। जो वार्षिक योजना बनाई जाती है वो प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। किसके लिए उपयोगी होती है, शिक्षक के लिए होती है, छात्रों के लिए होती है, अभिभावक के लिए होती है, या विद्यालय के लिए होती है। देखिए, वार्षिक जो योजना बनाई जाती है वो शिक्षक के लिए होती है, ना ही छात्रों के लिए होती है, ना अभिभावक के लिए होती है, ना विद्यालय के लिए, केवल शिक्षक के लिए ही होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है। जो हार्वर्ड की पाठ योजना है उसमें आपका कौन सा क्रम नहीं, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से क्रम है। देखिए, स्पष्टता है, संबंध है और व्यवस्था है, लेकिन आपका अनुशासन क्रम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि रायवर्न किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। जो रायवर्न है, हमारे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं, वह किस कक्षा से जो है व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। तो छठी से, जो छठी की ये कक्षा होती है, छठवीं क्लास में बच्चे होते हैं, उनको व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। यानी कि व्याकरण की जो स्टडी कराई जाती है, ठीक है, ग्रामर की स्टडी होती है, वो छठवीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 6 क्लास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे कि माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए। यानी जो बात की गई कि माध्यमिक जो कक्षाएं होती हैं उसमें व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाएगा, तो उसमें कौन सा होता है रूप, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय हम सबसे ज़्यादा किस पर महत्व देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन पर महत्व देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही आप हिंदी ग्रामर की भी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। मैथ्स की हो गई, बाल विकास की, सभी को आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ पे पूछा गया है कि नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, पढ़े गए नाटक का मंचन होगा। ठीक है, क्योंकि नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन पूछा गया है, कौन सी विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी, पढ़े गए नाटक का मंचन, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पढ़ने का प्रारंभ, जो पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए वो किससे होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। यानी कौन सी आपकी जो विधा शिक्षण है जिसमें आप मौन पठन को महत्व देंगे, तो होती है निबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि भाषा अर्जित जो कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो भाषा अर्जित किए करते हैं, वो जो कार्यक्रम होते हैं भाषा अर्जित के, प्रमुख उनका उद्देश्य क्या होता है। भाषा कक्षा का उद्देश्य होता है, भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है, या पाठ्यपुस्तक का होता है, या समाज का। देखिए दोस्तों, जो भाषा अर्जित कार्यक्रम होते हैं वो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, समाज का होता है। लेकिन कार्यक्रम किसके लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं, समाज उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्य होता है समाज का ही उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है, जो आपके सह शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह क्या होता है। बालकों का बौद्धिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, या सर्वांगीण विकास करना, या शारीरिक विकास करना। देखिए, बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना ही सबसे अच्छी सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा जो है कार्य की उपयोगिता है, कक्षा है कार्य की उपयोगिता है, कौन से कार्य की उपयोगिता है, किस कार्य की उपयोगिता है, तो वो कौन सी है, बालकों को व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है, ये भी सही अच्छा है। सीखा हुआ ज्ञान पक्का होता है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये भी सही बात है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं। जो प्रयोग विधि होती है आपकी उसे और क्या कहते हैं, सूत्र विधि कहते हैं, संस्कृत विधि कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के शिक्षण शास्त्र की वीडियो बनाए हैं, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो प्रयोग विधि के और क्या कहते हैं, तो प्रयोग विधि को हम क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं, आगमन विधि को ही प्रयोग विधि भी कहते हैं। तो ऐसा भी आगमन विधि आ जाए आपका, या आपका यहाँ पर प्रयोग विधि भी आ सकता है। ठीक है, आगमन विधि के साथ साथ आपका प्रयोग विधि भी आ सकता है, तो ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, जो आपके भाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वह कैसे होते हैं। प्रेरणा के सिद्धांत होते हैं, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत होता है, या उक्त सभी हो गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, जो
प्रेरण का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। क्योंकि भाषा शिक्षण है, भाषा हम प्रेरणा का सिद्धांत भी मान सकते हैं, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी भाषा को हम मानते हैं, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी आप भाषा से ही है। तो सबको यहाँ पर भाषा ही है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अगर मौखिक भाषा का हमें आकलन करना पड़े तो उसका सर्वोत्तम जो तरीका क्या होगा। ठीक है। अंत्याक्षरी होगा, प्रश्नों को तयशुदा उत्तर देना होगा, अनुभव बांटना या बातचीत होगा, या आपका किताब पढ़ना होगा। देखिए, मौखिक भाषा के आकलन की सर्वोत्तम तरीका पूछा गया है तो अनुभव बांटना व बातचीत करना बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा हम अनुभव बांटेंगे, बातचीत करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 120+ स्कोर करना। सभी आप लोग सभी भावी शिक्षक है, भावी अध्यापक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि परस्पर बातचीत मुख्यतः, जो परस्पर बातचीत होती है मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने में सहायक है, समय की बर्बादी में है, या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो परस्पर बातचीत मुख्यतः 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो जब इसका बनाएंगे उसमें आपका इसका आंसर आएगा, जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स को, अभी तक आपने रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके साथ यहाँ पर विजय सर प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगातार आते रहेंगे, इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स की पेडागॉजी और यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स की भी और बाल विकास की भी यहाँ पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल का हिस्सा बने रहिए। धन्यवाद सर।